वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के 10वें पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक शब्द अपवर्तन से ही लिया गया है। अपवर्तन हमें क्या बताता है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, और हमने वो नियम भी देखे जो ये बताते हैं कि वह परिवर्तन किस दिशा में होगा, अभिलंब की ओर या अभिलंब से परे। लेकिन क्या यह परिवर्तन हर माध्यम के लिए बराबर होता है? जैसे कि हम कहें कि एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है और एक प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश कर रही है, तो क्या उन दोनों माध्यमों में होने वाला परिवर्तन बराबर होगा? नहीं, यह हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है। और इसे बताने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम की दिशा परिवर्तन की क्षमता को बताता है। यानी कि अपवर्तनांक से हम किन्हीं भी दो माध्यमों की दिशा परिवर्तन की क्षमता को कंपेयर कर सकते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार हमने इसका एक फार्मूला पढ़ा था, n बराबर साइन आई बटा साइन आर, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर I और R क्या है? अगर हम एक कांच की स्लैब बना लें जिसके ऊपर एक प्रकाश की किरण तिरछे रूप में आपतित हो रही है, तो अभिलंब के साथ बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, और यह किरण कांच में जाने के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करेगी जिसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण, और अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण के कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। तो यही I और R क्या दर्शा रहे हैं? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब क्योंकि अपवर्तन का कारण क्या है कि प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है, तो हम इस अपवर्तनांक को माध्यमों में प्रकाश की चाल से भी संबंधित कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा पहला माध्यम है जो कि हवा है, और यह हमारा दूसरा माध्यम है जो कि इस एग्जाम्पल में कांच है। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की तुलना में किसके बराबर होगा? माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। यदि हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मान लें V1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है V2, तो N21 यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की तुलना में अपवर्तनांक कितना होगा? V1 बटा V2। और यदि इन दोनों माध्यमों में से कोई भी माध्यम हवा या निर्वात ना हो तो इस अपवर्तनांक को हम कहते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। ध्यान दें कि N21 का क्या मतलब है? हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं पहले माध्यम की तुलना में, और इसी तरह यदि हम पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहें दूसरे माध्यम की तुलना में तो वह होगा N12। तो इस केस में हम ये मान रहे हैं कि प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वह कांच से वापस बाहर जा रहा है, हवा में जा रहा है। तो इस केस में यह फॉर्मूला क्या होगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो पहला माध्यम कौन है? जिस माध्यम से प्रकाश आपतित हो रहा है, तो वह होगा V2, क्योंकि दूसरे माध्यम से प्रकाश आ रहा है और पहले माध्यम में जा रहा है जिसमें प्रकाश की चाल है V1। तो N12 किसके बराबर हो गया? V2 बटा V1 के। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि N12 किसके बराबर है? 1 बटा N21 के। हम कह सकते हैं N12 बराबर 1 बटा N21। जैसे कि हम मान लें कि हमें पता है कांच का अपवर्तनांक पानी की तुलना में, यानी कि कांच और पानी का सापेक्षिक अपवर्तनांक हम जानते हैं, और हम निकालना चाहते हैं पानी का अपवर्तनांक कांच
कांच की तुलना में। तो यह किसके बराबर होगा? 1/n GW के। तो इस तरह यदि हम दो माध्यमों में से किसी भी एक माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा में अपवर्तनांक जानते हैं तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की तुलना में उसको रिवर्स करके 1 लेके निकाल सकते हैं। और अगर इन दोनों माध्यमों में से पहला माध्यम हवा या निर्वात हो तब उस अपवर्तनांक को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम आम भाषा में सिर्फ अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर C से लिखते हैं। तो किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? C/V। V क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि हम उस माध्यम को हवा से या निर्वात से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अपवर्तनांक क्या है? दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है, तो इसका मतलब हम अपवर्तनांक से किसी भी एक माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा में प्रकाश की चाल की तुलना कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यदि हम कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक या सिर्फ अपवर्तनांक निकालना चाहें तो वह किसके बराबर होगा? mg यानी कि ग्लास बराबर होगा C/Vg, यानी कि ग्लास में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो यह किसके बराबर आएगी? 3 × 10⁸ बटा 2 × 10⁸, और यह सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक है 1.5। यह कहने से हमारा क्या मतलब है कि कांच में प्रकाश की चाल 1.5 गुना हवा से कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि कांच की दिशा परिवर्तन की क्षमता हवा या निर्वात से 1.5 गुना अधिक है। एक और एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं कि कांच हवा की तुलना में 1.5 गुना अधिक प्रकाशिक सघन है, यानी कि अपवर्तनांक से हमें प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल माध्यम होने का भी पता चलता है। जितना किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उतना ही वह अधिक प्रकाशिक सघन माध्यम होगा। जैसे कि पानी का अपवर्तनांक है 1.33 और कांच का अपवर्तनांक है 1.5। तो इन दोनों में से कांच का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से अधिक है। इसका मतलब कांच पानी की तुलना में अधिक प्रकाशिक सघन माध्यम है और पानी कांच की तुलना में विरल माध्यम है। ध्यान दें कि जो भी इस तरह के अपवर्तनांक आपको बुक में देखने को मिलते हैं वे सब के सब निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, यानी कि उनका कंपैरिजन हवा से या निर्वात से किया होता है। अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि कांच का पानी की तुलना में अपवर्तनांक कितना होगा तो हमें सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालना होगा। जैसे कि पानी में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हम निकालना चाहते हैं कांच का अपवर्तनांक पानी की तुलना में। तो यहाँ पे हमें मानना होगा कि प्रकाश पानी से कांच में जा रहा है, यानी कि पानी हमारा पहला माध्यम है और कांच दूसरा माध्यम है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि पानी में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, तो यह किसके बराबर आ जाएगा? 2.25 × 10⁸ बटा 2 × 10⁸, जिसे कि सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 9/8 बराबर 1.12। तो यह है कांच का अपवर्तनांक पानी की तुलना में, यानी कि कांच का पानी की तुलना में सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसका मतलब क्या है कि कांच में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से 1.12 गुना
कम है, या हम कह सकते हैं कि कांच पानी की तुलना में 1.12 गुना प्रकाशिक सघन माध्यम है और इसकी दिशा परिवर्तन की क्षमता पानी से 1.12 गुना अधिक है। इसी प्रकार एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। ND यानी कि डायमंड का अपवर्तनांक 2.42 है। तो इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? तो हम अपवर्तनांक की 3 तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। पहला क्या है कि इसका मतलब है हीरे में प्रकाश की चाल हवा की तुलना में 2.42 गुना कम है, यानी कि हम अपवर्तनांक से दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल को कंपेयर करते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हीरा हवा की तुलना में 2.42 गुना अधिक प्रकाशिक सघन माध्यम है। तीसरा हम कह सकते हैं कि हीरे की दिशा परिवर्तन की क्षमता हवा से 2.42 गुना अधिक है। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक की 3 परिभाषाएं दे सकते हैं। एक यह बताता है कि उस माध्यम की दिशा परिवर्तन की क्षमता कितनी है। दूसरा यह बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल हवा में या किसी और माध्यम की तुलना में कितनी है। तीसरा यह बताता है कि वह माध्यम कितना प्रकाशिक सघन या विरल माध्यम है। एक और बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्योंकि अपवर्तनांक 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर भी हमें प्रश्न में कोई भी इकाई नहीं दी गई है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, कुछ भी नहीं। तो ये था 10वीं कक्षा का 10वें पाठ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपवर्तनांक।